सभी विद्यार्थियों का बीए सेकेंड ईयर की हिंदी की कक्षा में स्वागत। विद्यार्थियों, हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में रीतिकालीन कवियों को संकलित किया गया है। तो रीतिकालीन कवियों पे चर्चा करने से पूर्व हम हिंदी साहित्य का रीतिकाल क्या है, रीति का अर्थ क्या है, इस काल का नामकरण किसने दिया, कैसे पढ़ा, इसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, उसका अध्ययन करेंगे, जिससे हमें रीतिकालीन साहित्य को पढ़ने में बड़ी ही सुविधा होगी, आसानी होगी। ये तो जानते हैं कि हिंदी साहित्य में जो काल विभाजन और नामकरण है उसका अक्सर से आदिकाल और को छोड़ दिया जाए तो हमने ज़्यादातर पालना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। उन्होंने मध्यकाल के दो उप विभाजन किए शुक्ल जी ने, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नामकरण की संज्ञा दी रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। संभवतः उनको ये नामकरण ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय में रीति काव्य शब्द आया है, तो वहाँ से उनको ये रीतिकाल नामकरण रखने की प्रेरणा मिली हो। और उन्होंने इस कालखंड की जो समय अवधि है वह 1643 से 1843 ईस्वी, यानी हम कहे तो संवत 1700 से 1900 तक के कालावधि का जितना भी साहित्य है वह रीतिकालीन साहित्य कहलाया। रीतिकाल नामकरण रखने के पीछे शुक्ल जी के क्या तर्क है, क्यों इस कालखंड का नामकरण रीतिकाल रखा, उससे पूर्व हम रीति शब्द को समझने का प्रयास करेंगे कि रीति शब्द से क्या अभिप्राय है, जिससे हमें नामकरण के बारे में भी फिर अच्छे से पता चल जाएगा। तो रीति शब्द को सामान्य अर्थ में देखें तो रीति का अर्थ होता है मार्ग, पंथ, परंपरा, रास्ता। ये सामान्य अर्थ है रीति शब्द का। सामान्यतः वैसे दो अर्थों में रीति शब्द को हम देख सकते हैं। एक तो काव्य रीति के रूप में, काव्य रीति जैसे विशेष प्रकार की पद रचना काव्य रीति कहलाती है। विशिष्ट पद रचना इति रीति। यहाँ जो विशेष है वह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। विशिष्ट प्रकार की पद रचना को काव्य रीति कहा जाता है। और विशेष का संबंध है गुणों से। विशेषो गुणात्मा, जितने काव्य गुण होते हैं उतनी का रीतियाँ होती है। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और कुछ विद्वानों ने लाटी एक चौथी रीति माना। बाकी मुख्य तौर पे 3 काव्य रीति है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन तीनों काव्य रीतियों का संबंध काव्य गुणों से होता है, प्रसाद, ओज और माधुर्य से, और इनसे रस भी जुड़े हुए रहते हैं। तो एक काव्य रीति के रूप में रीति एक अर्थ में। काव्य रीति किसे कहते हैं? विशेष प्रकार की पद रचना काव्य रीति कहलाती है। और विशेषो गुणात्मा, विशेष का संबंध काव्य गुणों से है। काव्य गुण काव्य की आत्मा है। रीति को भी विद्वानों ने काव्य की आत्मा सिद्ध किया करने का प्रयास किया है। संस्कृत में दूसरे अर्थ में देखें तो संस्कृत जो साहित्य है या उसमें हमारे पास जो संप्रदाय है उसमें भी रीति एक संप्रदाय के रूप में आती है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये दो मोटे तौर पर, एक तो संस्कृत के संप्रदाय के रूप में, एक काव्य रीति के रूप में रीति। हिंदी साहित्य के कालखंड में इस कालावधि को रीतिकाल क्यों कहा गया, क्यों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा? हालांकि इसके नामकरण में विवाद है, लेकिन हम सब इसको रीतिकाल स्वीकार कर लेते हैं सर्वमान्य मत के तौर पर।
तो रीति एक परंपरा है, मार्ग है, विधि है, रास्ता है, जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथ या काव्य ग्रंथ थे उनकी परंपरा का अनुकरण करते हुए हिंदी में रीतिकालीन दौर में जो साहित्य रचना की आचार्यों ने, इसलिए संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के अनुकरण के कारण वो अनुकरण उस मार्ग को आगे बढ़ाया, इसलिए इस कालखंड को रीतिकाल कहा गया। और तात्पर्य यह है कि रीति के अंतर्गत ही काव्य गुण, ध्वनि, रस, छंद, अलंकार इत्यादि इनका नायिका भेद इनका समायोजन हो जाता है, इसलिए ये रीति काल कहलाया। नामकरण में विवाद है। मिस्र बंधुओं ने इस कालखंड को अलंकृत काल कहा, अलंकार काल या अलंकृत काल। शुक्ल जी ने रीतिकाल कहा। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस कालखंड को श्रृंगार काल कहा, तो भागीरथ मिश्र ने इसको रीति श्रृंगार काल कहा। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा। ये नामकरण में थोड़ा सा विवाद यहाँ पे उभर कर सामने आता है। हम पूरी तरह नहीं नकार सकते कि ये अलंकृत काल नहीं है, क्योंकि अलंकारों का प्रयोग भी इस कालखंड में सर्वाधिक हुआ, श्रृंगारिक रचनाएं भी सर्वाधिक रची गई, कलाओं का प्रयोग भी हुआ। ये तो हालांकि स्थापत्य का शब्द है, लेकिन ये सारी की सारी रीतिकाल की प्रवृत्ति बन सकती है, विशेषता बन सकती है। ये कहीं न कहीं ये बातें रीति के अंतर्गत समाहित है। तो जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो अलंकृत रचनाएं ये एक विशेषता, एक प्रवृत्ति बन जाती है। श्रृंगारिक रचनाएं प्रवृत्ति बन जाती है, लेकिन नामकरण नहीं बन सकता, क्योंकि इस दौर में भक्तिपरक, वीरतापरक रचनाएं भी रची गई। इसलिए केवल श्रृंगार काल नामकरण रखने से पूरा का पूरा साहित्य उसमें समाहित नहीं कर सकते। अलंकृत काल कहे तो और अन्य जो काव्य उत्कृष्ट है या कला पक्ष है, छंद है, नायिका भेद है, लक्षण है, वो छूट जाता है। इसलिए केवल एक कला पक्ष की एक विशेषता, अलंकारों की विशेषता लेकर भी हम इसको अलंकृत काल नहीं कह सकते। तो रीतिकाल इस कालखंड के लिए उपयुक्त ठहरता है। प्रथम आचार्य कौन है और कैसा वह दौर चल रहा था, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो रीति काव्य की जो परंपरा की नींव ढालने वाले प्रथम आचार्य कवि केशव माने जाते हैं, परंतु रीति काव्य की सरस एवं सघन परंपरा केशव से न चलकर लगभग 5-6 वर्ष के पश्चात चिंतामणि त्रिपाठी से चलती है। अतः चिंतामणि हिंदी रीति परंपरा के प्रवर्तक आचार्य कवि सिद्ध होते हैं। तो यहाँ भी एक विवाद हो गया केशव और चिंतामणि का। सघन परंपरा चल रही है तो वो चिंतामणि से शुरू होती है, लेकिन प्रथम माने तो केशव रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। रीति शब्द के ऊपर हमने चर्चा की, नामकरण पढ़ा, अन्य नामकरण क्या क्या थे वो आपने इस वीडियो के माध्यम से देखे। उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कैसा दौर था वह रीतिकालीन सामंती परिवेश का, कैसा दौर था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पे था और आधुनिक काल की दस्तक भी शुरू हो गई थी, और उस काल में सामंतों को रिझाने के लिए कवि लोग उनके आश्रय में रहकर कैसी सामग्री हमें दे रहे थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम पूरी तरह इसमें समाज को या लोक को गौण नहीं मान सकते। हालांकि इस पे आरोप है कि रीतिकालीन साहित्य जनता से दूर का साहित्य है, ये केवल सामंतों का साहित्य है। कवि और सामंत इसमें मुख्य हैं। आचार्य अपनी कला पक्ष को प्रबल करने के लिए
उसका प्रचार प्रसार अपने को बड़ा आचार्य सिद्ध करने के लिए, और कुछ कवि अपने को अच्छा राजाश्रय प्राप्त करने के लिए, राजा के अनुसार उसको खुश करने के लिए साहित्य का सृजन कर रहा था। लेकिन ऐसी बातें भी नहीं हैं, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको मुख्यतः इसके नामकरण, रीति शब्द का अर्थ, प्रथम आचार्य कवि की चर्चा की। आशा है आपको पूरी तरह इसमें समझ में आया होगा। थैंक यू।